या गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक कुमार झवर है और मैं एसकेडी कैंपस हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड से लाइव हूँ। आज मैं जिस विषय को लेने वाला हूँ वो विषय है साइंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखा कैसे जाता है। सीखने के लिए सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें आज आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, और इसके पीछे भी मुख्य योगदान जो है वो सीखने का ही है। अगर इन शब्दों को सीखा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो शायद हम आज बहुत आसानी से इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते। सो ग्रेट, थैंक यू गाइज हु हैव जॉइंड मी। और आने वाला 1-1.5 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स हम इंतज़ार करने वाले हैं उन लोगों का जिन लोगों के लिए भी साइंस ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के विज्ञान से हेल्प हो सकती है। बड़ी कहीं पर एक फेमस saying है, गुड मॉर्निंग प्रमोद जोशी सर, रविंदर पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, यू पीपल आर मेकिंग माई मॉर्निंग। सिंस आपने गुड मॉर्निंग की बात की है तो मैं आपको बताता हूँ कि आज सुबह मेरी बात हुई एक आर्मी से रिटायर्ड मेरे मित्र से, जिनका नाम है श्री असीम जिंदल साहब। और असीम जिंदल साहब से मैंने पूछा, सर क्या हाल चाल है? और असीम सर का कहना था कि अभिषेक मैं लोग तो हूँ लेकिन डाउन नहीं हूँ। और इमीडिएटली मेरे हालचाल भी वैसे ही हो गए, क्योंकि पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता अपने आप में भी संक्रमण की तरह काम करती है। हम लोग अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं, और जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, जिन चीज़ों में हमें रुचि मिलती है, उसको इमीडिएटली याद कर लेते हैं हमें वो लंबे समय के लिए याद रह जाता है। तो वेरी गुड मॉर्निंग प्रमोद सर, रविंदर पाल सर, आपने मुझे वो सुबह की याद दिला दी। और मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी की ओर से भी, और मेरे प्रिय मित्र श्री अमर चौधरी साहब की ओर से, जिन्होंने ये अवसर दिया है मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का। इस पूरे लॉकडाउन में शायद मैंने आज तीसरी बार वापस से फॉर्मल ड्रेस पहनी है ताकि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ। गुड मॉर्निंग सुनील कुमार पोद्दार सर, माधुरी ओझा मैम, सुनील सुतार सर, अमर सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्वागत। तो आई एम ग्लेड, ओके ग्रेट। तो हम काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा था मुझे 90 सेकेंड इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और मैं शुरुआत करता हूँ। एक बात कही जाती है, जब भी हम लोग याद करने की बात करते हैं तो हम चीज़ों को याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे याद करते हैं और उस याद की हुई चीज़ की कहीं आवश्यकता होती है, उस समय हमारे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। आप में से कितने लोगों के बच्चों ने आपको बताया होगा कि मम्मा, डेडा, पापा, मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर तो याद थे, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैं बैठा और मैं वहाँ पर भूल गया। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद में कितने ही यूपीएससी के स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर मुझे लिटरली आंसर याद था, लेकिन उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठने के बाद पता नहीं टेम्परामेंट बिगड़ा, वहाँ का माहौल बिगड़ा, मुझे घबराहट होने लगी और वो उसको भूल जाते हैं। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर पेरेंट्स को, टीचर्स को, कोचेस को बताता हूँ कि लर्निंग एक बड़ा ही आसान, अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन अगर उस तरीके को सीखें तो। कुछ लोग हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए तो याद कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पर वो याद नहीं रख पाते। 7th क्लास का बच्चा जिसको लास्ट ईयर 90% मार्क्स मिले थे उसके एकेट्स में, और उस बच्चे से अगर मैं पूछूं कि साइंस के 7th चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, तो उस बच्चे को पता नहीं है, जबकि उसको अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए होंगे उस पर्टिकुलर क्लास को खत्म किए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को खत्म किए। आज मेरे पीछे आप अगर मेरे बोर्ड को देखेंगे तो इस पर एक 150-200 अंकों की संख्या लिखी हुई है। मैं जब अपने प्रोग्राम्स करता हूं तो वहां पर लोगों से पूछता हूं कि क्या आप इस 150 अंक की संख्या को याद कर पाएंगे, और वहां पर से 90% लोगों का जवाब आता है कि बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते। हमें तो अपनी खुद की वाइफ का 2nd मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, पापा का भी वो मोबाइल नंबर याद है जो वो पहले यूज करते थे, उन्होंने बाद में रिलायंस जियो पर स्विच किए या उन्होंने बेटर कनेक्टिविटी के लिए किसी और टेलीकॉम कंपनी पर स्विच किए, वो नंबर याद नहीं रहते। तो फिर मैं उनको जब कहता हूं कि चलिए ये जो नंबर है मैं आपको बताता हूं, और फिर जब लोग उसको सुनते हैं तो तालियां भी बजती हैं। उसके मेरे प्रोग्राम के बाद आकर लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर कैसे याद कर लेते हो आप 200 अंकों की संख्या को? और फिर मैं उन्हें तरीके भी बताता हूं। मैं अपनी वर्कशॉप में भी लोगों को इनवाइट करता हूं। आज मैं भी आपको इस नंबर को बताकर भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि यह आसान है, सिर्फ हमें अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है।
मुझे याद है मेरे घर में पहली बार टेलीविज़न आया था, जब मेरे घर में पहली बार रेफ्रिजरेटर आया था, या जब मेरे घर में पहली बार एयर कंडीशनर लगा था, तो डेफिनेटली घर में किसी को भी नहीं पता था कि हम उस रेफ्रिजरेटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस टेलीविज़न का उपयोग कैसे कर सकते हैं, या एयर कंडीशनर जो है उसके टेम्परेचर को कैसे बदलेंगे, किस तरह से हम सर्दी में गर्मी का आनंद लें और गर्मी में सर्दी का आनंद लें। तो हर एक चीज का एक तरीका होता है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरी सिंगल थिंग। तो उस तरीके से यस, थैंक यू सो मच अमर सर, आपने शेयर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आप में से आपके किसी भी मित्र को हेल्प कर सकता है, पेरेंट्स को हेल्प कर सकता है, टीचर्स को हेल्प कर सकता है, तो आप भी अभी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इस सेशन को सुन पाएं। तो मेमोरी के बारे में अक्सर कहते हैं कि जो इंसान गरीब है उसके दिमाग ने यह बात को याद कर ली है कि वो गरीब है, और जो इंसान अमीर है उसके दिमाग को पता चल चुका है कि वो अमीर है। देयर इज अ साइंस टू बिकम रिच, देयर इज अ साइंस टू बिकम वेल्दी, देयर इज अ साइंस टू बिकम प्रोस्पेरस। और ये सारी की सारी साइंस हमारी मनोवृत्ति से शुरू होती है, हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर आप अभी महाभारत देख ही रहे होंगे, उस महाभारत में भी अंत की जो 2 लाइन है वो कहती हैं कि सीख हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत। यानी कि सीखने के ऊपर तो जोर दिया है महाभारत के अंदर भी। हमारे जो अगर ग्रंथों को आप देखेंगे, हम लोग वेदास को पढ़ते हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उन वेदों को भी सीखने का तरीका जब हम पूछते हैं मनस्वियों से, तो मनस्वी अक्सर बताते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से, लोगों से पूछकर, सीखकर, अपनी क्यूरियोसिटी को दिखाकर ही हम चीजों को सीखते हैं। मेरी एक मित्र है कमला वी मुकुंदा फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, जिनकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है व्हाट डिड यू आस्क इन स्कूल टुडे, आपने आज विद्यालय में क्या सवाल किए। डॉक्टर कलाम ने बच्चों को जब संबोधित किया तो डॉक्टर कलाम साहब बच्चों को कहते हैं कि चाहे हमारे बच्चों को जवाब पता हो या ना पता हो, लेकिन उनके पास अच्छे सवाल होना चाहिए। एलन मस्क जो कि एक बहुत बहुत बड़े उद्यमी हैं, बड़े फेमस हैं स्टार्टअप की दुनिया में, उनकी पुस्तक है स्टार्ट विद वाई। एलन मस्क साहब उस पुस्तक के अंदर भी कहते हैं कि हमेशा क्यों से सवाल कीजिए, कि हम क्यों इस चीज को पढ़ रहे हैं, हम क्यों इस चीज को सीख रहे हैं। और अगर हमारे दिमाग के पास सही सवाल आ चुका है तो जवाब तो आसमान को चीरते हुए भी हमारे तक पहुंच जाता है। कोई इंसान उस एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और बहुत बार उन्होंने चीजों को गिरते हुए देखा, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी जागी, मन में सवाल जागा कि क्यों ये नीचे गिर रहा है। और ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड की गति से चीजें नीचे गिरती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जो हमें नीचे खींचता है, जमीन का जो चुंबकत्व है, उसकी भी शुरुआत हुई, इन लोगों ने सीखा। तो लेट मी स्टार्ट टेलिंग यू द साइंस ऑफ लर्निंग, किस तरह से हम चीजों को सीखते हैं। सबसे पहली चीज जो लर्निंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि लर्निंग अगर शॉर्ट टर्म रखनी है तो रोट मेथड, यानी कि रटी हुई मेथड से हम यूज कर सकते हैं। और आज हमारे जो बच्चे हैं वो पिछले ही क्लास की चीज़ों को भूल जाते हैं, जो उन्होंने 2 साल पहले सीखा था उसको भूल जाते हैं, चाहे उनको 100% मार्क्स मिले हों, चाहे उनकी क्लास में रैंक लगी हो, चाहे वो सब्जेक्ट टॉपर थे अपनी क्लास के, अपने स्कूल के, अपनी यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उसके लिए रटने वाली मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम रोट मेथड कहते हैं। साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोग, बड़े बड़े रिसर्चर लोग कहते हैं कि रोट मेथड दुनिया में याद करने की सबसे खराब मेथड है, यानी कि इट इज द वर्स्ट मेथड टू रिमेंबर थिंग्स। तो फिर कौन सी मेथड्स हो सकती हैं जो हमें अपने याद करने में हेल्प करें? मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि आप सबको अल्फाबेट आती है? जवाब आती है हाँ आती है। फिर मैं पूछता हूं अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? वो बोलते हैं 26 लेटर्स होते हैं। और फिर मैं बताऊं तो बताओ कि A4 क्या होता है? जवाब आता है एप्पल। यह सवाल मैंने लगभग 1 लाख पालकों से, 1 लाख के लगभग लोगों से भी यह सवाल पूछा होगा। और जब भी मैं A4 पूछता हूं, जवाब आता है A4 एप्पल। A4 अभिषेक भी हो सकता है, इतना स्मार्ट बंदा वहां ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पर लोगों को सिखा रहा है, बट व्हाई डू दे से A4 एप्पल? व्हाई दे वोंट से A4 एरोप्लेन? Why won't they say A for Agra? Because mental conditioning बार बार रिपीट हो गई है ना चीजें। आपने अगर हिटलर की पुस्तक मैन कैम्प को पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी को लिखा है, तो उसमें हिटलर साहब कहते हैं कि अगर किसी झूठ को भी बार बार दोहरा दिया जाए तो वो सच की तरह प्रतीत होने लगता है।
ए फॉर एप्पल को इतनी बार रिपीट कर दिया गया, इतनी बार उस चीज की आवृत्ति कर दी गई, उसका रिपीटिशन कर दिया गया कि हम सब लोगों को जब भी ए फॉर पूछा जाता है तो सबसे पहले जवाब आता है ए फॉर एप्पल। लेकिन ये तो रोट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसके अंदर नवाचार नहीं है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है दूसरों से। तो कौन सी वो मेथड्स हो सकती हैं जिसके माध्यम से बच्चे या हम अपनी चीजों को ज्यादा लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है, अगर हम सेंसरी लर्निंग को करें, सीखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है विजुअल, दूसरा होता है ऑडिटरी, तीसरा होता है किनेस्थेटिक। विजुअल यानी कि हम देखकर सीखते हैं, हमने कुछ चीजों को देखा, हमने उसको सीखा। आज सवेरे मैं अपने पेरेंट्स के लिए लगभग 2000 लोग पेरेंट्स मेरे नेटवर्क में हैं जिनको मैं एक सुबह मॉर्निंग पोस्ट डालता हूं, और उस मैसेज में मैं लिख रहा था कि आपके बच्चे अगर आपकी बात को नहीं सुनते हैं या फिर वो उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह का व्यवहार आपको पसंद है, तो आप उनके साथ में कदाचित दुर्व्यवहार ना करें, आप उनके साथ तिरस्कार वाला व्यवहार ना करें, क्योंकि वो देख रहे हैं, और जब वो उस व्यवहार को देख रहे हैं तो इस बात की संभावनाएं कम है कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लें, लेकिन इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि वो आपके उस व्यवहार को सीख लें और भविष्य में आपके साथ में या किसी और के साथ में वैसा ही व्यवहार करें। यानी कि विजुअल, हम लोग देखते हैं चीजों को, हम देखकर सीख रहे हैं चीजों को, और वो बातें वैसा ही हम लोग करते भी हैं। दूसरी चीज होती है ऑडिटरी, यानी कि हम चीजों को सुन रहे हैं। अभी आप भी मेरे साथ में सुन रहे हैं, मैं अक्सर लोगों को सुनता हूं, मैं अपने गुरुओं को, अपने मेंटोर्स को, अलग अलग तरह के रिसर्चर्स को सुनता हूं, और सुनने के बाद में मेरे पास एक इनपुट होता है। कंप्यूटर में भी एक थ्योरी है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर आएगा वही बाहर निकलेगा। जब हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखते हैं तो वहां पर भी यही थ्योरी है कि जो हम वहां पर इनपुट देंगे उसी के बेसिस पर आउटपुट निकल कर आएगा। तो क्या सुना जा रहा है, किस तरह से सुना जा रहा है। और तीसरी मेथड है काइनेस्थेटिक, यानी कि हम चीजों को महसूस करते हैं, हमारी बॉडी को समझ में आ जाता है। धूप में निकलते ही हमें कोई कहता नहीं है कि यहां पर गर्मी हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी उसको महसूस करती है। वो हमारी काइनेस्थीसिया मसल्स हैं जो कि वहां पर एक्टिव होती हैं, और वो मसल्स जो है हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि यहां पर गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, या फिर सडनली चेहरे के ऊपर पसीना आने लगता है और हमको लगने लगता है कि यस टेम्परेचर इज हाई। यानी कि हमारी बॉडी काइनेस्थीसिया महसूस कर कर भी चीजों को सीखती है। तीसरा है कि अगर हम अपने 5 सेंसेस की बात करें, 5 इंद्रियों की बात करें, भगवत गीता में भी सेंसेस के ऊपर काफी सारी बात कही है श्री कृष्ण ने। हम लोग चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, हम अपनी जीभ का उपयोग भी करते हैं जिसको हम ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। हम सूंघने की शक्ति का भी उपयोग करते हैं जिसको हम गस्टेटरी सेंस कहते हैं। यूजुअली जो गस्टेटरी सेंस है और ऑल्फैक्टरी सेंस है, यानी कि सूंघने का और स्वाद लेने का, ये यूजुअली पशुओं में ज्यादा होता है। ह्यूमन बींग्स उसका उतना अधिक उपयोग नहीं करते। लेकिन विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये तीनों के तीनों वो सेंसेस हैं, देखना, सुनना और महसूस करना, जो कि हर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 सेंसेस के माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं। ये हमारे कॉन्शियस लेवल पर है, जो कि सबकॉन्शियस लेवल पर अलग अलग चीजें मेमोरी की तरह स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी 2 तरह की हो गई, एक शॉर्ट टर्म हो गई, एक लॉन्ग टर्म हो गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि जब हमने उस चीज को पहली बार सुना और हमें वो चीज की कुछ बातें याद रह जाएगी। डेफिनेटली आज जो हम बातें कर रहे हैं इसमें से भी आपके पास भी काफी सारे टेक अवे होंगे, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी वहां पर उस चीज को ग्रैब कर रही होती है, उसको इकट्ठा कर रही होती है। यहां पर मनीष सर हैं जो कि मेरे मेंटोर हैं, और वो अक्सर कहते हैं कि अभिषेक, जब भी हम किसी नई चीज को सीखते हैं, अगर उसको 1 सप्ताह तक उपयोग नहीं किया तो वो 1/4 रह जाती है, यानी कि सीखे हुए का 25% ही रह जाता है। लेकिन जो आपने नई बात सीखी है उसको आपने 2-4 लोगों के साथ भी शेयर कर लिया तो वो 4 गुना हो जाती है, यानी कि आपको 400% रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरी बात जो आती है कि ये तो बात हो गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए यह है कि आपने जो भी चीज को पढ़ी है उसको रिवाइज करिए, उसको रिपीट करिए। मेरी अपनी पुस्तक जिसको मैं लिख रहा हूं मेमोरी के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने कहीं पर लिखा है कि रिपीटिशन इज द बेस्ट मेमोरी टेक्निक। बार बार हम उस चीज को करते हैं तो बेस्ट मेमोरी टेक्निक है वो। लेकिन क्या बार बार रट्टा मारना है उसका? तो डेफिनेटली नो। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, और जिस चीज को हमने 2 घंटों में सीखा है उसको 5 मिनट में किस तरह से रिवाइज करें। जब हम मेमोरी को इकट्ठा करते हैं तो मेमोरी के अंदर 2 एसेंशियल पार्ट आते हैं। पहला होता है मेमोरी रिटेंशन, दूसरा पार्ट आता है मेमोरी रिकॉल।
मेमोरी रिटेंशन का मतलब है कि हमारे दिमाग में वो चीज इकट्ठी तो हो गई, अब वो हथियार इंफॉर्मेशन का मेरे पास संरक्षित तो हो चुका है, लेकिन रिकॉल यानी कि क्या मैं उस हथियार का उपयोग उस समय कर पाऊंगा जिस समय उसकी मुझे आवश्यकता है। बच्चे जो कहते हैं कि मम्मा मुझे आंसर्स पता थे लेकिन मैं एग्जामिनेशन के टाइम पर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, कॉपी जो मेरी आंसर शीट थी उसके ऊपर लिख नहीं पाया, यानी कि रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और रिकॉल करने के लिए तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका है कि कुछ मैसेजेस, कुछ पर्टिकुलर हिंट्स अपने दिमाग को दे दें। जब हम किसी पर्टिकुलर मित्र को मिलते हैं तो पहली बार जब किसी इंसान के चेहरे को देखते हैं तो हम अपने दिमाग में जाकर रिकॉल करते हैं कि इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है। जब हम किसी की आवाज को सुनते हैं, आपने कितने ही आपके फेवरेट सिंगर्स होंगे जिनके गाने सुनकर आप बता देते हो ये तो उनकी आवाज है, यानी कि आपने रिकॉल किया कि ये आवाज किसकी है। और ये इनपुट ह्यूमन मेमोरी के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमेशा होता है। तीसरी चीज जो है, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करेंगे, तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग हुई तो हम उस चीज को रजिस्टर कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम उसको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। आज सवेरे जब मुझे असीम जिंदल साहब ने कहा कि अभिषेक मैं लोग तो हूं लेकिन डाउन नहीं हूं, मुझे इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी और मैंने उसको रजिस्टर कर लिया। अब मैंने आपको ये 1/4 या 4 टाइम्स का रूल बताया, मैंने उस वाली बात को आपको लगभग 3-4 बार यहां पर रिपीट कर दिया। उसी बात को मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख कर रिपीट कर दिया, यानी कि मैंने उसको 4-5 बार लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और अब ये जो टेम्पोररी मेमोरी के अंदर एक नया स्टेटमेंट आया था, एक नया फ्रेज आया था, वो मेरी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन गया। अब जैसे ही वो रजिस्टर होता है तो उसके अंदर 3 चीजें हैं, एक हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक हो गई मीडियम टर्म मेमोरी और एक हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम अगर अपने खास दोस्तों को भी लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं तो हम धीरे धीरे उनको भूलने लगते हैं। आप कॉल भी उन्हीं लोगों को बार बार रिपीट करते होंगे जिन लोगों के साथ आप कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट में हो, यानी कि अब आपको उस चीज को रिपीट करने के लिए 2 घंटे का समय नहीं लगेगा, आपको समय तो लगेगा हार्डली 10 मिनट का, पर रिपीट एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। और अगर वो इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के अंदर तो फिर वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। आपने चाहे वहां पर 3 घंटे भी सुना है लेकिन वो चीज दिमाग में रहेगी नहीं। पेरेंट्स, टीचर्स अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। मैं जब पेरेंटिंग पर प्रोग्राम्स करता हूं तो मेरे सेशन के बाद में पेरेंट अक्सर मुझे बात कहते हैं। कल मुझे एक पेरेंट का कॉल आया हु इज अ जज लेडी इन इटारसी मध्य प्रदेश, उनके हस्बैंड भी जज हैं। वो मुझे कहती हैं कि मेरी बच्ची 7.5 साल की है, उसको बड़ा मजा आता है सारी दुनिया भर के काम करने में, लेकिन उसका पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने मैम को कहा कि मैम बिटिया की हो क्या किसी और चीज में भी मन नहीं लगता? तो कहती दूसरी चीजों में तो मन लगता है, यानी कि उसको मन लगाना तो आता है, उसको ध्यान लगाना आ रहा है, उसको कंसंट्रेट करना आ रहा है, बट सिंस उनकी पढ़ाई के अंदर वो चीजें इंक्लूड नहीं है तो फिर डेफिनेटली उनका मन लगेगा कैसे? हाई कंसंट्रेशन हाई मेमोरी रिटेंशन, लो कंसंट्रेशन लो मेमोरी रिटेंशन, यानी कि कंसंट्रेशन तो एक उसके अंदर बड़ा फैक्टर है जो कि काम करता है। दूसरी चीज होती है, मैं जब लोगों को पूछता हूं कि A4 और वो एप्पल देते हैं, यानी कि उन्होंने ए लेटर के साथ में एप्पल को ही एसोसिएट कर लिया है। जब मैं आपसे कहता हूं कि अब की बार, तो लोगों का सीधे जवाब आता है मोदी सरकार। अरे अब की बार यार, मैं भी, हम लोग कहेंगे कि कोरोना पार, हम कोरोना को पार करने वाले हैं, यानी कि हम लोगों ने किस तरह से उसको स्टोर किया है वो भी वहां पर होती है। और बी फॉर बनाना की बात करते हैं, C फॉर कैट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने चीजों को एसोसिएट कर लिया है। अब हम एसोसिएट कर रहे हैं उन चीजों को जो कि बचपन में हुआ करती थी। अगर हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी एसोसिएट करने लगे उस टॉपिक के साथ में, जिस टॉपिक, लोग मुझे कहते हैं मुझे अपनी वाइफ का ही बर्थडे याद नहीं रहता यार, मुझे अपने मेरी अभी रिसेंटली नई शादी हुई है और मुझे अपने ससुराल पक्ष के लोगों का बर्थडे याद नहीं होता, और वाइफ के साथ में महाभारत होती है मेरे घर के अंदर, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर हर फैमिली बर्थडेज। और फिर मैं कहता हूं कि अगर आप चाहेंगे तो उसको एसोसिएट करना है किसी ना किसी तरीके से। तो यूजुअली मैं कैसे करता हूं कि नवंबर इज द मंथ ऑफ दीपावली एंड माय सिस्टर्स बर्थडे कम्स ऑन 7th of November। सो व्हाट आई रिमेंबर इज लाइक कि जो 7 नंबर है, ये 7 जो है मैं कि मेरी जो बहन है उसका जन्मदिन 7 समंदर पार जाकर मनाएंगे। मैंने अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर मैसेज को एसोसिएट कर लिया कि 7 समंदर पार, यानी मैं अपने सिस्टर को जब भी देखता हूं तो मुझे तो पता है कि मंथ ऑफ दीपावली यानी कि नवंबर, और 7 समंदर पार जैसे ही मैं उसको कहता हूं तो मुझे 7th डेट भी याद रह जाती है। मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, हर बर्थडे कम्स ऑन 9th of November।
तो मैंने कहा कि वो मेरी जो फ्रेंड है कोमल, वो मेरी सिस्टर से 2 दिन छोटी है, यानी कि उसने शायद 2 ड्रॉप पोलियो के लेट पिए थे। तो एक मैसेज मैंने अपने दिमाग के अंदर दे दिया, और आई कैन रिमेंबर थिंग्स इफ यू ऑल्सो। यस विकास सर, जैसा आपका सवाल है कि क्या आप इसे हमें सिखा सकते हैं, डेफिनेटली सिखा सकता हूं। अब तक मैंने लगभग 300 लोगों को ट्रेन किया है किस तरह से मेमोरी को कर सके, अपनी याद शक्ति को बढ़ाएं। और यस डेफिनेटली 23 तारीख के दिन मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं जूम के ऊपर। इट इज अ ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड ट्रेनर्स हु वांट टू इंप्रूव देयर मेमोरी स्किल्स। यस डेफिनेटली कोई भी सीख सकते हैं। अमर चौधरी सर हैं यहाँ, विकास सर हैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर। तीसरी चीज होती है विजुअलाइजेशन की, कि चीजों को विजुअलाइज तो किया जाए। एक सवाल जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे सवाल उठता था कि पहले वो जो रिएक्टर है वो आया या फिर उस रिएक्टर की डिजाइन दिमाग में आई। यानी कि किसी ने पहले विजुअलाइज किया कि यार 4 पहियों की भी गाड़ी हो सकती है, किसी के दिमाग में आई और वो चीज सामने बन गई। किसी ने विजुअलाइज किया कि यस कब तक हम लोग गर्मी में बैठे रहेंगे और एक फैन को बना दें। उस विजुअलाइजेशन के साथ में वो चीजें भी वहां पर आने लग गई। यानी कि विजुअलाइजेशन इज अनदर टूल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मेमोरी के अंदर। एंड द थर्ड थिंग इज द रिपीटिशन। रिपीटिशन, जैसा मैंने कहा कि अपनी बुक के अंदर भी मैंने लिखा है कि रिपीटिशन इज द बेस्ट मेमोरी टेक्निक। हम उन चीज़ों को बार बार, जैसे अक्सर बच्चों को कहते हैं कि आजकल के बच्चे पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं कि हम लोग मंदिर को क्यों जाएं, और पेरेंट के पास जवाब नहीं होता है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स नहीं पूछा होता है कि हम मंदिर को क्यों जाएं। उनके पास रेशनल नहीं है, उनके पास लॉजिक नहीं है उसके पीछे का। अगर बार बार बच्चों को उसके बारे में बताया जाए तो शायद वो रिपीटिशन जो है उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर एक हिस्सा बना देगा। आपने तो देखा होगा ना कि वो जो प्लेसबो इफेक्ट की बड़ी सारी स्टोरीज वीडियोस आपने अलग अलग चैनल्स पर देखे होंगे कि एक हाथी को बचपन में ही एक छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है उसके पैर को, और उसको लगने लगता है कि मैं तो इसे तोड़ ही नहीं सकता। और वो रिपीटिशन जो था वो उसके दिमाग में इतना उतर चुका है कि अब वो चाहकर भी, यानी कि इतना विशाल का ये हाथी हो चुका है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, टनों में वजन है उसका, और वो एक छोटी सी जंजीर को ब्रेक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज उस रिपीटिशन कर करके उस महावत ने उसके दिमाग में एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया जिसको हम प्लेसबो भी कहते हैं। प्लेसबो का अपोजिट है नोसिबो। नोसिबो में हमने नेगेटिव चीजों को डाल दिया कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यार गरीब आदमी अमीर बन ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया, नहीं बन पाएगा। मेमोरी के अंदर आपने उस चीज को याद कर लिया है, सीख लिया है। वहीं पर किसी और गरीब आदमी ने कहा कि यार मैं तो सीख सकता हूं, सीख गया है। कल मुझे एक सवाल आया कि अभिषेक हमारे बच्चों को हमें अंग्रेजी सिखानी है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, उस इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाएं कैसे? तो मैंने कहा आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे सीख रहे हैं। बिकॉज डायरेक्टली उनको आंसर देने की जगह पर बेहतर यह है कि मैं चाहता हूं पहले ये जान लूं कि वो कैसे सीख रहे हैं, उनका अभी का तरीका क्या है, प्रेजेंट मेथोलॉजी क्या है। और वो बताती है कि मैं बच्चे को लिखवा कर प्रैक्टिस करती हूं। और मेरा जवाब था उनको कि आप ये बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? और जवाब आता है कि इट इज अ लैंग्वेज। और मैंने कहा आपने सबसे पहले किस लैंग्वेज को सीखा था? तो जवाब आता है कि हिंदी लैंग्वेज को सीखा था। और मैंने कहा हिंदी भी आपको आपकी माता जी ने लिख लिख कर ही सिखाई होगी? बोले बिल्कुल भी नहीं, वो तो हम लोगों से सुना और हम बोलने लगे, और आज हम हिंदी को लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, समझा भी लेते हैं। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या है लैंग्वेज को याद करने के लिए? लिसनिंग। उसके बाद में क्या करना है? तो मैंने कहा फिर आपने जब सुनने के बाद तो सीधे लिखना शुरू किया होगा। जवाब आता है बिल्कुल भी नहीं, फिर तो हमने बोलना शुरू किया। यानी कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो लिसनिंग के बाद में सेकंड स्टेप इज स्पीकिंग, बोलना शुरू कीजिए। और फिर क्या किया आपने? तो फिर उसको रीडिंग करवाना है, बिकॉज देखकर वो इंफॉर्मेशन जाएगी दिमाग में कि हाँ ये ए ऐसा लिखा हुआ है ना, यानी कि इस तरह की इमेज वाले लेटर को हम ए बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से कोई लेटर है तो वो उसको हम बी बोलते हैं। इस तरह से हमने अपने दिमाग को एक मैसेज दे दिया है, लर्न करवाया है। और फोर्थ स्टेप इज दी राइटिंग, कि जब हमारे पास इमेजेस हैं, ड्राइंग क्या होती है, दिमाग में एक चित्र होता है, उसको हम विजुलाइज करके बनाना शुरू करते हैं। वोट डिजाइनर्स और वोट आर्किटेक्ट्स और वोट इंजीनियर्स डू, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज होती है जिसको वो जमीनी स्तर पर लेकर आते हैं। स्टार्टअप्स क्या है? आजकल तो बड़े सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा प्रसिद्ध चीज है, यंगस्टर्स उसको काफी पसंद करते हैं। सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एन आइडिया जो कि बड़ा फैसिनेटिंग है, जो कि लोगों को हेल्प करेगा, जो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, वो उस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। यानी कि एक इमेज दिमाग के अंदर आई और उस इमेज को बाहर निकाला गया, और वो सामने जैसे ही सार्थक होने लगती है, हम कहते हैं यस ये तो होने लग गया है। तीसरी बात,
एक जो साइंस, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया, और बड़े सारे आर्टिकल्स बताते हैं कि हम जिस चीज को पढ़ते हैं वो हमें सिर्फ 10% याद रहता है। हम सब लोगों ने सोशल स्टडीज तो खूब पढ़ी होगी बचपन में, अगर नहीं पढ़ी होती तो शायद हमारा स्कूलिंग खत्म नहीं होता, ग्रेजुएशन खत्म नहीं होती। लेकिन क्या हमें सोशल स्टडीज की 25 बातें भी पता है? तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, या उस विश्व युद्ध की शुरुआत किसने की थी, या आज से 15 साल पहले या 25 साल पहले ब्रिटेन के प्रेसिडेंट कौन थे? शायद याद नहीं होगा भाई, बिकॉज हमने उन चीजों को पढ़ा तो था, लेकिन हमको पढ़ी हुई चीज का 10% ही याद रहता है। हियरिंग यानी कि लिसनिंग, जिस चीज को हम सुनते हैं वो 20% याद रहता है। आप पहली बार जब किसी म्यूजिक को, किसी गाने को सुनते होंगे तो आप गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन क्या पूरा का पूरा गाना गा देते हैं? डेफिनेटली नॉट। आप उतना ही गाना गा पाते हैं जितने उसका 15% 20% होगा। आप उसका पहला अंतरा शायद गा देते होंगे, आप उसकी कुछ रिपीटेड लाइंस आप गाना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज होती है जिस चीज को हम देखकर सीखते हैं, यानी कि सीइंग, देखी हुई चीज को 30% हम लोग याद कर पाते हैं। बच्चे, इसीलिए कहते हैं ना, पेरेंटिंग के अंदर भी मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूं कि बच्चे आपके बिहेवियर को देखकर सीखते हैं। यानी कि आपको उनको सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको सिर्फ बातें नहीं कहनी है, इंस्टेड उनके सामने एक रोल मॉडल की तरह जीकर दिखाना है कि यस दिस इज व्हाट वी कैन डू। और चौथी चीज है हियर एंड सी, यानी कि हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसे कि अभी आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और डेफिनेटली इसका रिसर्च बताती है कि लगभग 50% हम रिटेन कर पाते हैं, और अगर हम उस चीज को रिपीट कर लें तो हम 50% को और भी एनहांस कर सकते हैं। सेइंग, यानी कि लोग आपको कह रहे हो और साथ साथ में करवा भी रहे हो, तो उस चीज को हम 90% रिटेन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर करना भी शामिल है और सुनना भी शामिल है। एक पर्टिकुलर स्टोरी मुझे यहां पर याद आती है कि एक बहुत बड़े बॉक्सर हुए, और वो बॉक्सर को देखते हैं कि जब भी वो खड़ा होता तो 100 पंचेस गिनकर मारता। जब भी वो नीचे गिरा तो एक बार गिरता है, 4 बार सांस लेता है, खड़ा होता है और खड़े होकर 100 पंचेस मारता है। और जब उस बॉक्सर को इंटरव्यू कर रहा था कोई न्यूज एंकर, तो बॉक्सर ने बताया कि सर मेरी तो ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई है, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की बातों को सुनता नहीं था लेकिन साथ में करता भी था। अब तो मुझे काउंट भी नहीं करना पड़ता कि ये 100 हुए या नहीं हुए, मैं सीधे मारना शुरू करता हूं और 100 पर मुझे ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब लगभग 100 हो गए होंगे। मैं कुछ दिनों से वर्कआउट कर रहा हूं और उस वर्कआउट में अब मुझे समझ में आने लगा कि हाँ 60 सेकेंड्स हो गए होंगे, और जब मैं अपने टाइमर को देखता हूं तो कभी वो 58 सेकेंड्स हो रहा होता है, कभी वो 62 सेकेंड्स हो रहा होता है। यानी कि व्हेन आई एम सीइंग एंड आई एम डूइंग, मुझे 80-90% कंटेंट जो है वो याद रह जाता है। चौथी बात यहां पर जो निकल कर आती है कि मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी का मैकेनिज्म काम किस तरीके से करता है, तो हम हमेशा चीज़ों को अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ में रिटेन करते हैं। जब मैं बुक पढ़ा करता था तो मैं अक्सर अपने आप को कहता था कि अभिषेक बुक पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, 30-30 दिन लग जाते हैं, 2-2 महीने लग जाते हैं लोगों को पढ़ने में। और फिर मैंने किसी इंसान को देखा जो 1 दिन 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन में पूरी की पूरी बुक पढ़ डालते हैं। तो मेरे दिमाग के पास एक मैसेज चला गया कि यस, अगर कोई इंसान 3 दिन में कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये बात है, मैंने एक स्टोरी भी लिखी थी कहीं पर कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। शायद होंगे अगर डार्विन साहब अपनी जगह पर सही हैं। मुद्दा यहां पर है ही नहीं कि डार्विन की थ्योरी कैसी है, लेकिन अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो उनमें से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम चलना सीखते हैं, हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई नया प्रयास करता है, दुनिया की आदत होती है, सोसाइटी की आदत होती है कि पहले वो हंसी उड़ाएंगे, वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, वो आपकी टांग खींचेंगे। बंदरों के, हमारे जिन पूर्वजों ने कोशिश करी चलने की, उनको भी कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाई, कुछ लोगों ने टांग खींची होगी। अब जब ये होना शुरू हुआ तो उसके बाद में कुछ बंदर लोग जो हैं उन्होंने चलने की कोशिश करी और कुछ बंदर लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे। जिन लोगों ने चलने की कोशिश करी वो लोग शायद इंसान के अंदर तब्दील हो गए, धीरे 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 उन्होंने ग्रो कर लिया प्रोग्रेसिवली। और जिन लोगों ने हंसी ठिठोली उड़ाई होगी वो आज भी पेड़ों के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, चने मांग रहे हैं, लोगों के खेत लूट रहे हैं। यानी कि बात यह है, अगर हमने किसी चीज को सोचा है तो उसके ऊपर आगे बढ़िए। लर्निंग जो है इट इज जस्ट अ बिलीफ सिस्टम, हर कोई इंसान सीख सकता है। मेरी एक मित्र हैं जो कहती हैं कि अभिषेक मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल याद नहीं होता। मैंने कहा और आप 10-20 बार इस बात को रिपीट कर लीजिए, बिल्कुल याद नहीं होगा। अपने आप को कहिए यस इस चीज को सीखी जा सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रमोद राणा सर। तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहली बात है बिलीफ सिस्टम के ऊपर, जहां पर हमने उस चीज को मान लिया कि यस चीजों को
सीखा जा सकता है। उसके बाद हम उसको एसोसिएट करेंगे, उसके बाद उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पेरेंट्स जिनको अक्सर प्रॉब्लम है हमारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप उनसे पूछे कि बेटा आप ये बताओ कि आपको टीवी कार्टून देखना क्यों पसंद है? बताएंगे क्योंकि इसके अंदर तो बहुत अलग अलग वेरिएशंस आते हैं। और क्यों पसंद है? इसके अंदर कहानी है। और क्यों पसंद है? इसके अंदर साउंड है, इसके अंदर कलर्स हैं। अब यहां पर बच्चों की जो बुक्स हैं वो तो हैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं आप ही से सवाल पूछूं कि आपको ऑप्शन दिया जाए, एक तरफ 100 साल पुरानी कोई सी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखाने की और दूसरी तरफ कोई सी कलर मूवी दिखाने की, आप कौन सी मूवी को देखना पसंद करेंगे? जवाब आएगा कलर मूवी को। अगर मैं किसी से सवाल पूछूं कि एक मूवी ऐसी है जिसमें साउंड है ही नहीं, बिल्कुल साइलेंट मूवी है, और दूसरी मूवी है जिसके अंदर साउंड है, जिसके अंदर लोग बोल भी रहे हैं, किस मूवी को देखना पसंद करेंगे? जवाब आएगा जिसके अंदर साउंड होगा। तीसरी बात मैं लोगों से पूछता हूं, अगर आपके सामने ढेर सारी पिक्चर्स रखी हो, आप किसी शादी का एल्बम देख रहे हैं और उस एल्बम के अंदर आप भी कहीं हैं, आपको पता है, आप सबसे ज्यादा उस एल्बम को देखते समय, उसके पेज पलटते समय किसको ढूंढ रहे होते हैं? अपने आप को। एक बात और मैं पूछता हूं कि मान लीजिए कि आप कभी मुंबई गए हुए हैं, हैदराबाद गए हुए हैं, चेन्नई गए हुए हैं, और वहां पर डेफिनेटली किसी अगर चौराहे पर हैं तो बहुत 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 सारे लोग वहां से गुजरते होंगे। क्या आपको उनमें से 50 लोगों के भी चेहरे याद होते हैं? आप कहेंगे अभिषेक सर मैं तो अपने खुद के घर के सामने से लोग गुजरते हैं और उनके चेहरे याद नहीं कर पाता हूं। लेकिन अगर आपके सामने से कोई ऐसा इंसान गुजरे जिसकी लंबी सी पूंछ हो बंदर की तरह और उसका जो फेस हो वो तोते की तरह हो, पैरट की तरह हो, तो क्या आप कभी उसको भूल पाएंगे? डेफिनेटली नो। वहां पर फन एलिमेंट आ गया है। हमारी जो पढ़ाई है, जब भी हम किसी चीज को सीख रहे हैं उसके अंदर अगर हम फन एलिमेंट को डाल दें तो शायद हम उस चीज को याद कर पाएंगे, हम उस चीज को ज्यादा लंबे समय के लिए रिटेन भी कर सकते हैं। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अक्सर लोगों को बताता हूं कि ये जो मेमोरी है इट इज अ साइंस, लेकिन इसको अगर रट्टे की तरह मारेंगे, हम लोग रोट मेथड का उपयोग करेंगे, तो फिर साइंस तो उसके अंदर बची नहीं, बिकॉज आप क्रेमिंग कर रहे हो। आप लोगों को बार बार कह रहे हो इसको खा ले, इसको तू याद कर ले, इसको अपने इंफॉर्मेशन को दिमाग के अंदर डाल लीजिए। लेकिन बात यह है कि अगर उसके साथ में इंटरेस्ट जुड़ गया, आपको अपने बच्चों को बोलना पड़ता है कि यार टेलीविजन चालू कर लो और आप वहां पर बढ़िया मोटू पतलू देख लीजिए, छोटा भीम देख लीजिए, निंजा देख लीजिए, और जो भी कार्टून सीरियल्स आप देखते हैं उसको देख लीजिए। डेफिनेटली नो, उनको वहां पर मजा आ रहा है, इस कारण से वो उसको देख रहे हैं। अब डेफिनेटली हमको बर्थडे इसे याद नहीं रहते। मैंने आपको बताया कि मैं आयुषी का बर्थडे जो है उसको 7 नवंबर को ऐसे याद करता हूं कि माई बर्थडे सेलिब्रेट दिवाली 7 समंदर पार। तो दीपावली से मुझे नवंबर याद आ जाता है, 7 समंदर पार से मुझे 7 तारीख याद रह जाती है। यानी कि मैंने उसको इंटरेस्टिंग क्रिएट कर दिया। अदरवाइज तो मैं फिर याद ही करते रहता कि कोमल का बर्थडे 7 नवंबर को आता है, मोना का बर्थडे 31 मई को आता है, आशीष का बर्थडे 19 मई को आता है, अभिषेक का बर्थडे भी 6 मई को आता है। अगर मैं इन तारीखों को ही याद करूं तो मैंने हर एक इंसान की जो डेट थी उसके अंदर फन एलिमेंट डाल दिया। मेरे इन लोगों के पास कोई पूंछ नहीं थी, कोई उनके पास पैरेट वाली नोज नहीं थी, बट मैंने लगा दी अपने इमेजिनेशन के लिए। मेरा एक फ्रेंड है जिनका नाम है उमेश जी, जो कि नेपाल के हैं। तो मैंने उमेश जी को क्या कहता हूं, उमेश जी प्रसाद बांटते हैं और उनका बर्थडे जनवरी में आता है। तो जनवरी को मैं क्या कहता हूं कि उमेश जी 26 जनवरी को प्रसाद बांटते हैं, यानी कि 26 जनवरी इज हिज बर्थडे और उस दिन वो प्रसाद बांटते हैं। मेरा फ्रेंड है दीपक जिसका बर्थडे 12 जनवरी को आता है। 12 जनवरी इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि युवा दिवस के दिन दीपक का बर्थडे आता है। मैं कभी नहीं भूलता हूं, बिकॉज विवेकानंद जी हम सबके हमेशा आदरणीय रहे। हमने दो चीजों को एसोसिएट कर लिया, हमने दो चीजों को जोड़ लिया। यूजुअली ये जो एसोसिएशन की प्रोसेस है ये हर कोई इंसान करता है। कैसे करता है? किसी इंसान को एक बार लॉस हो गया शेयर मार्केट के अंदर और उस इंसान ने उस चीज को एसोसिएट कर लिया शेयर मार्केट के साथ में कि शेयर मार्केट का मतलब है लॉस खाना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान उसके अंदर लॉस ही खा रहा होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि एसोसिएट भी करना है तो थोड़ा सा सोच समझकर अपनी चॉइस के हिसाब से एसोसिएट कर लिया जाए। और जब हम इस तरह का एसोसिएशन करते हैं तो ना सिर्फ वो चीज लंबे समय के लिए याद रह जाती है, लेकिन साथ साथ में वो फनी भी हो जाती है। हम उस चीज को का मजा लेना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज यहां पर निकल कर आती है कि किस तरह से हम चीज़ों को रिकॉल करें। बच्चे अक्सर जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर जाने के बाद में मैं इंफॉर्मेशन को भूल गया, यानी कि करना क्या है उसको, जिस तरह के एग्जामिनेशन हॉल में वो जो भी यूनिफॉर्म पहनकर जाने वाले हैं, जिस तरह की ड्रेस पहनने वाले हैं, जिन शूज को पहनने वाले हैं,
उसी तरह की ड्रेस को पहनकर वो एग्जामिनेशन का अगर 2 घंटे का ड्यूरेशन है तो घर पर 2 घंटे के लिए उस एग्जाम पेपर को लिखें। अगर 2-3 बार उस चीज को प्रैक्टिस कर लिया तो उनके लिए वैसे बैठकर एग्जाम लिखना, 2 घंटे में पेपर को खत्म करना पहली बार नया एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम लोग घबराते कहां पर हैं? आप एक बात बताइए मुझे कि नए आदमी से मिलने में झिझक होती है या अपने परिचित आदमी से? जब किसी शादी में हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम अपने पहचान वाले इंसान की तरफ दौड़ते हैं या फिर उस इंसान की तरफ जिसको हम जानते भी नहीं है? डेफिनेटली पहचान वाले इंसान की तरफ। यानी कि जो एग्जामिनेशन का माहौल है, जो एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर है, वैसा ही एटमॉस्फेयर अपने रूम के अंदर एक बार क्रिएट कर दिया जाए, 2-3 बार उस पेपर को लिख दिया जाए तो डेफिनेटली वो वहां पर उस चीज के लिए फेमिलियर हो जाएंगे। वो एनवायरनमेंट जो है वो उनको डराएगा नहीं, उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगा। और अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा? उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं सर मेरे बच्चे को लर्निंग के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा बच्चा बोलता है मम्मा मुझे तो याद ही नहीं होता। तो फिर मैं पूछता हूं कि बेटे से ये पूछ लो कि कल उसने कौन सा कार्टून सीरियल देखा था, बोलता है वो वाला सीरियल देखा था। उसकी स्टोरी पूछ लेना तो बच्चा स्टोरी सुना देगा। तो फिर बच्चे से बोलना बेटा कार्टून सीरियल की स्टोरी तो याद हो गई। यानी कि आपके पास पावर तो है, वो भी हनुमान जी ही है जिसको जामवंत की आवश्यकता है कि देखो आपको श्राप दे दिया है भूल जाने का। हम सबको भी श्राप है, हम अपने आप की सीमाओं पर अपनी जो काबिलियत है उसके ऊपर डाउट करते हैं। उस श्राप से मुक्त हो जाइए। आज ये हनुमान आपको बता रहे हैं कि चीज़ों को याद तो किया जा सकता है। हमको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। कौन अक्सर लेडी जो है वो कहती है यार मैं कॉल करना भूल गई, लेकिन अपने टीवी सीरियल को नहीं भूलती। आई एम नॉट बायस्ड फॉर विमेन बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सीइंग माई मदर, सीइंग माई सिस्टर, these people they always remember कि उनका टीवी सीरियल कब आ रहा है। यानी कि they have got some association with it कि यार 7 बजे का समय होता है, they are about to prepare their dinner और उसी समय उनको टेलीविजन ऑन करना है। मैं अभी पिछले 26 दिनों से 26 दिनों से लगभग घर पर हूं और मैं इस चीज को रोजाना देख रहा हूं कि मेरी मम्मा जो है अपने आप उस समय पर जाकर टीवी ऑन कर देती है, दोनों स्विचेस ऑन कर देती है। और मैं पूछता मम्मा क्या? बोले मेरा सीरियल आने वाला है। नोबडी नीड टू से हर कि आपको वहां पर जाकर इस काम को करना है। क्यों? बिकॉज शी इज वेरी मच एसोसिएटेड विद इट। मेरा पड़ोस में एक बच्चा है, वो 5:30 बजे मुझे बुला लेता है, अंकल आइए बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग। और 5:30 बजे मतलब समटाइम 5:25 पर मैं बोलता हूं कि अब बहुत जल्दी मेरे घर की बेल बजने वाली है। सेम टाइम पर वो मुझको लेने आने वाला है। यस हरीश कुमार त्रिवेदी सर, मेरा नंबर आपको मिलेगा। इस नंबर को तो इसलिए भी रखें कि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यू आर अ टीचर, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ ट्रेनर और आपको जरूरत है ऐसे साइंस को सीखने की जिससे आप लर्निंग को बहुत ईजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मेरे बैकग्राउंड में ये एक 200 डिजिट की संख्या लिखी हुई है एंड दिस डिजिट इज नेम्ड एज पाई। पाई आप जानते होंगे, आपने जब 10th का एग्जामिनेशन दिया था तो हम सर्कल को, स्फीयर के एरिया को, उसके पेरीमीटर को निकालने के लिए पाई का उपयोग करते हैं विच वैल्यू इज 22/7। 22 जुलाई के दिन पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और पाई वो संख्या है जिसका नंबर कभी खत्म नहीं होता। अगर आप 1,00,000 डेसिमल तक भी जाएंगे तो भी वो वहां पर रहेगा। मैं आपको एक काम करता हूं कि इस नंबर को अपने पीछे वाले बोर्ड से पूरा मिटा देता हूं और जो ये नंबर है इनफैक्ट मैं इसको हटा ही देता हूं। और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं कि जो पाई की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 3.14159265358979 323846264 3389502884191 69399371494459230781620 और इस तरह से मैं इसको लगभग 200 250 300 डिजिट तक भी आंसर करता हूं। एंड द मोमेंट आई फिनिश आंसरिंग इट, जनता तालियां बजाती है। कुछ लोग इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं। कोई इंसान आता है जो आकर मुझे गले लगा लेता है और फिर मैं कहता हूं इट इज वेरी इजी। अगर इसको रट्टा मेथड के साथ में, रोट लर्निंग के माध्यम से अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो शायद 10 बार भी 10 दिनों तक भी रोजाना 4 घंटे देने के बाद भी ये याद नहीं हो सकता।
और अगर उसको याद भी कर लिया तो शायद आप उसको लंबे समय के लिए याद नहीं रख सकते, बिकॉज ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी का कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यह सीखना है तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर इस नंबर को ना सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए सिखा सकता हूं, बट मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी सिखा सकता हूं। आज श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी ने मुझको यह अवसर दिया, जहां पर लॉकडाउन में भी मुझे टाइटल बड़ा पसंद आया अमर सर की, कॉलेज बंद है लेकिन नॉलेज नहीं। नॉलेज के लिए हमको चीजों को उन चीजों के तरीके से सीखना होगा। हर चीज का एक तरीका है। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि इसको सीखना है, ट्रस्ट मी, जब मुझे पहली बार इच्छा हुई कि यस ये किया जा सकता है, आई टुक ओनली 47 मिनट्स टू डिकोड द साइंस बिहाइंड दिस, और मैं 200 डिजिट तक भी लोगों को बता पाता हूं। मेरे प्रोग्राम में लोग कहते हैं कि सर अगर आपने मुझे 5 दिनों में भी सिखा दिया ना, तो मैं आप जो कहोगे वो मैं देने को तैयार हूं। मैं कहता हूं मुझे सच कुछ नहीं चाहिए। आई एम अ वेरी सिंपल मैन, आई बिलीव इन शेयरिंग। मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने मुझे हर बार वो चीज़ों को शेयर किया है जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी। एंड विद द सेम स्पिरिट मेरे मेंटोर यहाँ पर मनीष सर ने कहा कि अभिषेक इस लॉकडाउन में क्यों ना आप इस काम को करते हो। एंड 23rd इज द डे व्हेन वी आर डूइंग इट, एंड इफ इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अमर सर, मनीष सर, विकास सर, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, माई कोचेस, माई मेंटोर्स, मेरे लोग हैं यहाँ पर। प्रवीण भैया भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, सुमित सर अवेलेबल हैं, मेनी ऑफ अस। यस, please teach us also this technique. Shweta Pasi ma'am, definitely I would love to teach. Teaching is something, people say sharing is caring. I feel sharing is caring as well as teaching is also caring. So I love to teach, I love to share what I have with people. बट जैसे समय का मुझे कहा है कि वक्त की नज़ाकत है, 10 मिनट का और मेरे पास समय है, और दिस 10 मिनट इज़ नॉट इनफ फॉर दिस। उस समय तक मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करूंगा। ये श्वेता मैम, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली एनरोल यू फॉर दैट प्रोग्राम, और आप भी उसको सीख कर लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ना सिर्फ एक चीज, आप जब टीचर होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, हमारे यहाँ पर कहते हैं अक्सर कि चमत्कार को नमस्कार है। अगर लोगों को बता दिया कि आई हैव समथिंग विच आई कैन शेयर विद यू ऑल, पीपल यस अप्रोच ऑलवेज कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड टेक अवे फॉर टीचर्स, ट्रेनर्स, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। मैं इस कहानी को आपके साथ में शेयर करता हूं कि एक बार की बात है, कुछ वाटर बग्स थे जो पानी के अंदर तैरते रहते थे, और वो वाटर बग्स हमेशा ये सोचा करते थे कि किस तरह की दुनिया होगी इस पानी के बाहर। अगर इस पानी के बाहर जाया जाए तो क्या वहां पर कुछ अलग होगा। और वो हर सप्ताह एक वाटर बग को बाहर भेजते, और वो वाटर बग जो है वो वापस कभी नहीं आता। फिर से अगला वाटर बग आया, और वो वाटर बग बाहर आने के बाद में वापस जाकर उस कम्युनिटी को नहीं बताता कि दुनिया कैसी है। तो फिर सभी के सभी वाटर बग ने डिसाइड किया कि चलो हम सब लोग एक साथ देखते हैं, क्योंकि जब भी हमने एक एक इंसान को भेजा है तो वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, वो वापस ही नहीं आते। तो इस बार सारे के सारे वाटर बग ने डिसाइड किया कि हम लोग पानी की सतह तक जाएंगे, हम बाहर की दुनिया को देखेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम बाहर रहना चाहते हैं या अंदर रहना चाहते हैं, और बाहर है क्या। तो जब वो वाटर बग्स बाहर जाते हैं और थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस वो जो वाटर बग है वो अब वाटर बग रह ही नहीं जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी को बदल लेता है, वो अपनी पहचान को बदल लेता है, और वो पहचान वाटर बग से ड्रैगन फ्लाई की हो जाती है। आपने पानी की सतह पर मैं कल सवेरे भी किसी तालाब के किनारे सनगेज कर रहा था, मॉर्निंग सनराइज देख रहा था, तो वहां पर मुझे वो वाटर बग्स नजर आए, और मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस वाटर बग की स्टोरी को यहाँ पर शेयर करूँ। इट्स नॉट बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ वाटर बग इनटू अ ड्रैगन फ्लाई, बट यहां पर यह कहानी चेंज की नहीं है, यह कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है। चेंज तो यह है कि मौसम में परिवर्तन हुआ, द क्लाइमेट इज चेंजिंग एवरी डे, बट ये हर घंटे भी बदल जाता है, और ये वापस से उस मौसम में बदल सकता है जिस मौसम में वो पहले था या जिस तापमान पर था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज है जिसमें आप एक बार ट्रांसफॉर्म हो गए तो फिर हम वापस से वैसे नहीं बन सकते। लर्निंग भी वही प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व में, एक ऐसी पर्सनालिटी में, एक ऐसी शख्सियत में जो एक बार अगर सकारात्मक शख्सियत हो गई, जो एक बार समाज के लिए हेल्प करने वाली शख्सियत हो गई, जो एक बार कंट्रीब्यूट करने वाली शख्सियत हो गई, तो वह वापस से माइजर नहीं हो सकती, वो वापस से कंजूस नहीं हो सकती।
लर्निंग हमेशा कहती है कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते जाएं, हम अपने आप को सिखाते जाएं। यस मिस्टर नंद किशोर ठाकुर जी, यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक? ओके, यस डेफिनेटली यू कैन लर्न दिस टेक्निक. You can transform yourself, and by transforming yourself, you can transform many others' lives also. I'm very thankful to श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी, जो कि ना सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान के पेरेंट्स के लिए, लेकिन सारी की सारी दुनिया के लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर रही है. I would like to say again the name of my mentors and my friends, Mr. Vikas Nagaru ji, Amar Chaudhary sir, Manish sir, Praveen Rajbhar ji, Sumit Mishra ji. Thank you so much all of you. Yes, Parul Agrawal ma'am, Nand Kishore Thakur ji. ये एक अपॉर्चुनिटी है दिस लॉकडाउन पीरियड कि हम अपने आप को लर्निंग के साथ में ट्रांसफॉर्म करें, ताकि हम उस दुनिया को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिस दुनिया को हमारी ज़रूरत है, जिस दुनिया में जाकर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और साथ में आई वुड लाइक टू से कि कल आपके सामने एक सेशन होने वाला है, वही 10 बजे श्री अमर चौधरी जी का, जहां पर आपको सुनने को मिलेगी अमरवाणी, जिसने ना सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन कितनी ही लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है. So I'm very much thankful to you all. Somebody must have shared my number, or I will share my number with you all in the screen, so that we all can be in contact. आप कांटेक्ट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए. इट इज़ ऑलवेज आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प पीपल हु आर लाइक माइंडेड, पीपल हु आर बिलीविंग इन ट्रांसफॉर्मेशन. बच्चों के साथ में बड़ी शालीनता के साथ पेश आइए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने आप को बढ़ाते रहिए. दुनिया रंगीन है, दुनिया खुश मिजाज है, दुनिया सुंदर है, क्योंकि वहाँ पर आप हम जैसे लोग हैं, और इसे खुश मिजाज भी और रंगीन भी हम बनाते हैं. थैंक यू सो मच माधुरी ओझा मैम. Thank you SKD campus for sharing my number. युवराज सरस्वत सर, थैंक यू सो मच. राज उइके सर, कुलदीप भाटी जी, श्वेता पासी जी, राजेश देश भारत सर. यस सर, टेक्निक बताऊंगा राजेश सर, डेफिनेटली बताऊंगा. अगर मुझे 3 घंटे का समय भी मिला होता तो मैं आपको 2-3 चीज़ें अभी भी सिखा सकता था. मुझे सिखाने में कोई इशू नहीं है सच. सो थैंक यू सो मच एवरीवन प्रेजेंट हियर. जिन लोगों के नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाया हूँ, बिकॉज अगर मैं उसको पढ़ता तो मेरा फ्लो बिगड़ा होता. आई एम इक्वली ग्रेटफुल फॉर यू एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर टाइम. जिन लोगों ने शेयर किया है उनका भी बहुत धन्यवाद. और अगर आपने इस वीडियो को देखा है या आप मेरे साथ में हैं तो आपको थैंक यू. जो लोग इस लाइव वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ. मैं असीम जिंदल सर की बात से ही वापस समापन करता हूँ. यस, ये लॉकडाउन है, इसमें आप लोग रह सकते हैं, लेकिन डाउन होने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डाउन होना भी अपने आप में संक्रमण जैसी बीमारी है. हमारे पास जो होगा हम वही लोगों को दे पाएंगे. जो गीगो थ्योरी मैंने यहाँ पर शेयर की कि जो हमारे पास इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा. अपने आप को बिल्कुल भी लॉकडाउन मत कीजिए, ओपन अप कीजिए, ओपन अप टू न्यू पीपल, ओपन अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ओपन अप टू न्यू लर्निंग. एंड आई एम इक्वली थैंकफुल टू SKD यूनिवर्सिटी अगेन, बिकॉज उन्होंने मुझे आज फिर ओपन अप होने का मौका दिया, कितने ही हजार लोगों के साथ में. तो थैंक यू सो मच द मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच द टीम, थैंक यू सो मच अमर चौधरी सर. लव यू ऑल. हैव अ वेरी 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 हैप्पी संडे. हैव अ वेरी 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 हैप्पी लर्निंग वीक विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. हर दिन सीखिए, सिखाइए, जिंदगी को खुश मिजाजी के साथ में बिताइए. एक शायरी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं कि अगर जरूरत लगेगी तो मेरे पास ही आएगा, ज़रूरत होगी तो मेरे पास ही आएगा, मेरे खून का जायका ही कुछ ऐसा है. आप अपने चरित्र को, आप अपने व्यक्तित्व को इतना स्वादिष्ट, इतने जायकेदार बना लीजिए कि जब भी बात आए इंसानियत की, जब भी बात आए ह्यूमैनिटी की, जब भी बात आए केयरिंग की, जब भी बात आए प्रेम की, सहिष्णुता की, वहाँ पर लोग आपके पास ही आए, क्योंकि आपका जो जायका है वही कुछ ऐसा है. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. नमस्कार.